ये एप्लीकेशन देखना पहले, एप्लीकेशन आपके पास भी पहुंच गई होगी संभवतः है। ये देखें, पहले एनालिसिस इसी का ही कर लें। असल बात यह है कि एक प्रश्न आता है, हमारे तो मेरे सामने भी आया था, 2 बार आ चुका। आप जज हैं, आपके सामने एक दावा आता है स्पेशली इस चीज के लिए कि जो प्रतिवादी नंबर 1 ने सेल डीड की है वो दबाव के अंतर्गत है, और जो प्रतिवादी नंबर 1 है ये बुजुर्ग महिला है, कभी भी मर सकती है, बुजुर्ग महिला या आदमी कभी मर सकता है, और ये सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है। और प्रतिवादी नंबर 2-3 ने ये सेल डीड या गिफ्ट डीड अपनी मर्जी से दबाव डाल करके लिखवा लिए। इट इज द साम ट्रांजैक्शन, हेंस इट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कैंसिल किया जाए, ये दावा आता है। ये संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति या जो भी है, आप प्रतिवादी हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। हालांकि प्रोविजन मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, या मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में आप चीजें रखें। सोना जी कुछ बताएंगे इसको? सर एक बार फिर से बोल दीजिए, एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी, सुना चलो नहीं। कोई नहीं, मैं दूसरों को देख रहा हूँ। गौरव काजला जी जी सर। बताएं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ फिर से सुन लें कि एक सूट इंस्टीट्यूट होता है। A suit is instituted on the ground that the gift deed executed by defendant number 1 is illegal transaction because defendant number 2 and 3 under pressure, under the influence, has got that will or the gift deed executed in his favor. The executor of the gift deed is not of sound mind, he is of an old lady or the man, hence, because it is not created by own will, and it should be rejected, and the gift deed must be cancelled. अब आपको प्रोटेक्ट करना है प्रतिवादी नंबर 1, 2, 3 तीनों। गिफ्ट डीड करने वाली महिला निश्चित रूप से बुजुर्ग है, उसके आधार पर आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले? गौरव काजला जी। सर सबसे पहले कैंसिलेशन का दावा करना चाहिए। नहीं, दावा तो दूसरे ने किया, हमें तो बचाना है उसे। वो महिला कह रही है हाँ मैंने की है। जो उसके दूसरे बच्चे हैं या अन्य लोग हैं जो अधिकारी थे सक्सेशन से, वो इसे चुनौती दे रहे हैं। सर इसमें हम किसकी तरफ से? हम उस बुजुर्ग महिला की तरफ से हैं जिसने सेल डीड की है या गिफ्ट डीड की है, और वो उसका समर्थन कर रही है कि हाँ मैंने की है। लेकिन उसके और बच्चे कह रहे हैं गलत है, फर्जी है, एक लड़के ने दबाव में लेकर के करा लिए। सोचने समझने की क्षमता नहीं है प्रतिवादी मन में, और आज गई कल गई ऐसी स्थिति है। मनीषा शर्मा जी। मनीषा जी। ये अराइजिंग सन आज भी अराइजिंग सन है। अपना कृपया नाम बताएं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें आप कौन हैं। अराइजिंग सन जी आप भी बता दें, आप तो अराइजिंग सन हैं, सब कुछ बता सकते हैं। उगते हुए सूरज। ये चुप भी हैं, शामिल भी हैं, बताएंगे भी नहीं, पेपर भी देंगे। गुरलीन कौर सर। अच्छा अच्छा, नाम से जुड़ा करो ना, आप जुड़ नहीं रहे। बताएं इसमें क्या करेंगे? सर एनालिसिस करना पड़ेगा भी थोड़ा सा।
मुंतजिर अहमद जी। रवि जी बताना चाह रहे थे, आप बता दो। सर इसमें ना 18 में मतलब वो देंगे एफिडेविट देके, और उसे वो करेंगे हम 16 में, 18-16 में, ताकि क्या करेंगे? हमारा जो एफिडेविट पर साक्ष्य ले लिया जाए। एप्लीकेशन देंगे को ना, एप्लीकेशन देंगे, हाँ जी। अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नोट कर ले मेंस के लिए भी। वेदर any party to the suit or the defendant may move an application at the initial stage of the suit, even without submitting the WS, to pray to the court to record his statement on oath. If so, under what circumstances? यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है, हिंदी में लिखने, क्या किन्हीं परिस्थितियों में बिना प्रतिवाद प्रस्तुत किए प्रतिवादी या कोई भी पक्षकार न्यायालय से वाद के प्रारंभिक स्तर पर ही यह निवेदन कर सकता है कि उसका शपथ पूर्ण कथन दर्ज कर लिया जाए। यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? क्लियर है जी? ये प्रोसीजरल लॉ के लिए आपका क्वेश्चन हो सकता है और ड्राफ्टिंग के लिए आपके सामने। भूपेंद्र जी, याद आ रहा है कोई केस? लेटेस्ट ही था सर ये वाला भी। अभी तुम्हारे सामने बयान कराया था एक में, हाँ सर, हाँ यही वाला था। है ना? अभी हाँ। प्रतिवादी नहीं है और हमने बयान करा दिया प्रतिवादी नंबर 1 का, बाकी प्रतिवादी शामिल भी नहीं है। तो ये इस परिस्थिति में हम देखते हैं कैसे इसके अंतर्गत हम पहुंच सकते हैं, ये देखने का विषय है। यहां हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो छोटा सा 5 लाइन में लिखना है। ऑर्डर 18 रूल 16 ऑर्डिनरी इन्वॉल्व, देखते हैं इसके नीचे आ रहा होगा तो दिखा देंगे। नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन है, मैं लिखवा रहा हूँ इसका आंसर, इसमें नहीं है। ये प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट है, इसी के आधार पर बनेगा। देश तो ये है ना, इसे नोट कर लें थोड़ा सा। ऑर्डर 18 रूल 16 CPC is ordinarily involved where a witness or the party is about to leave the jurisdiction or on the ground of any other sufficient cause, on the ground of any other sufficient cause
such as old age, serious illness, or apprehension that evidence may be lost. Then such party or the witness may invoke the above provision by pleading such facts, showing such a special circumstance in the application and may apply to the court to record his statement or not. मैंने इमेजिनरी कुछ चीजें रख करके ये प्रार्थना पत्र तैयार किया, शायद क्लियर हो। हिंदी इंग्लिश का झंझट हो तो बता देना, हिंदी में भी दिखा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बस ये है, किसी को डाउट हो तो बता दें, हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में लिखवा रहा हूं, नोट कर लें। सामान्यतः आदेश 18 नियम 16 पीपीसी प्रावधान करता है कि जहां किसी पक्षकार का कोई गवाह न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार छोड़ने वाला है, न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार छोड़ने वाला है या अन्य किसी ऐसे पर्याप्त कारण से जिसमें अधिक एज, अधिक आयु का होना, बीमारी का होना, गंभीर बीमारी का, ये नहीं कि बुखार है तो लिखवा दें, या अन्य किसी कारण से प्रतीत होता है कि वो गवाह भविष्य में अनुपलब्ध हो सकता है, साक्ष्य के समय उसे उपस्थित कराना संभव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में दावा संस्थित होने के पश्चात किसी भी समय प्रारंभिक स्तर पर भी तथा बिना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत हुए भी कोई पक्षकार, दावे का कोई पक्षकार अपने गवाह को या पक्षकार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराकर शपथपूर्ण कथन
प्रारंभिक स्तर पर करने का प्रावधान का प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिससे कि साक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य यही है। Object is to procure the relevant evidence which may lost due to the death, illness or any other cause which is sufficient to the court. I hope सबके लिए पर्याप्त होगा, इंग्लिश हिंदी में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ फॉर्मेट आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में आकर के फॉर्मेट ही दे दें, या आपके सामने फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। इस तरह से लिखना है, कोर्ट का नाम, जगह का नाम जरूर लिख देना, इसमें जगह का नाम नहीं लिखा हमने। सिविल सूट नंबर इतने जो भी है, ये परिष्कार का नाम ऐसे लिखना, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन देखिए इसमें ग्राउंड क्या दिया है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 18 रूल 15 रीड विथ सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर इमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1, क्योंकि हम डिफेंडेंट नंबर 1 का करा रहे हैं, नहीं तो हमें नाम लिखना पड़ेगा यहाँ XYZ जो भी। ये हेडिंग होगा, ये हेडिंग लिखेंगे आप, और फिर उसके बाद ये फैक्ट आ जाएंगे इस आधार पर। Above noted suit is pleaded pending before this honorable court and the defendant has appeared before this honorable court that the principal controversy involved। अब जब तो हम बयान कराएंगे ना, क्या हमें पता हो कि मुद्दा क्या है, किस लिए इसकी जरूरत है। That the principal controversy involved in the present suit pertains to, pertains to the validity and legality of the gift deed dated इतने। कोई भी डेट डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, आप इमेजिनरी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। Alleged to have been executed by defendant number इतने in favor of defendant number 2, इसी तरह से लिख देना, कुछ और करने की जरूरत नहीं। इसमें ये और लिखा है कि प्रतिवादी संख्या एक ही अकेला ये जानता है कि वो कॉम्पिटेंट है, मेंटली फिजिकली फिट है और अथॉरिटी रखता है इसे सेल इसके संदर्भ में गिफ्ट करने की, और ये बताने के लिए ऐसे सर्कमस्टांस में गिफ्ट डीड की है जो स्वतंत्र मस्तिष्क से की गई है। दैट्स द एविडेंस ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 1 इज वाइटल इंपॉर्टेंट। ये सब जरूरी है। प्रतिवादी नंबर 1 का जो साक्ष्य है वो इस मामले के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे कि मामले का अंतिम रूप से निस्तारण हो सके। एग्जामिनेशन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी वुड फैसिलिटेट द इफेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द इश्यू इन्वॉल्व। ये ऐसे ही याद कर लो, ऐसे लिख देना, बेस्ट कुछ नहीं करना, मैं नहीं समझता कोई परेशानी है, हो जाएगा। दैट देयर एग्जिस्ट a reasonable apprehension that delay in recording the statement of the defendant number 1 may adversely affect the availability and quality of such evidence and may prejudice the right of the applicant. That in the interest of justice, अब यहाँ हम कह सकते हैं बुजुर्ग है, वो सब हैं, इससे पहले कह सकते हैं that the defendant या witness is of about 90 years of age, 60 years of age, जो भी आप ठीक समझें, and it is possibility then that he or she may not live for a long time। इस स्थिति में क्या होगा, साक्ष्य हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस expeditiously disposed of the case and for the final disposal of the matter on the date of his appearance before this honorable court examine the defendant। तो आते ही आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम साक्ष्य का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द एविडेंस। इस फॉर्मेट को याद रखना, पूछा जा सकता है। कई बार ये प्रोविजन हमें याद भी नहीं रहता, तो मैं समझता हूँ यदि आप इस चीज को करेंगे तो संभवतः ठीक रहेगा। किसी का कोई डाउट इसके संदर्भ में हो
तो पूछ सकता है, ये क्लियर आ गया, वेरिफिकेशन आप करेंगे और एप्लीकेंट पे ये आ गया, फिर वेरिफिकेशन के बाद ये जरूर कर दें। वेरिफिकेशन के साथ फिर इसका साथ में लिख दें एफिडेविट अटैच्ड, सपोर्टेड एफिडेविट्स अटैच्ड। मैं समझता हूं किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मनीषा शर्मा जी लिख दें, प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो आज क्वेश्चन लिखा है उसे लिखें और इस सब चीजों को देखें। हाँ जी, रूबी सिंह जी ठीक है, कर देंगे ना? जी सर। बस ठीक है, तो लिख के देखना, रोजाना का रोजाना लिख लो तो अच्छा रहेगा। अब धीरे धीरे नेक्स्ट सप्ताह में मैं समझता हूँ ये आपका काम हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कल और सब तो क्लास लेंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा संभवतः क्योंकि मुझे बाहर रहना है, मुरादाबाद जाना है कल। तो और आपकी क्लास एड्रेस वालों की चलेगी थारू, तो उसमें शामिल रहें मुझे छोड़ करके, और बाकी सब क्लास लेंगे, तो उसमें कहीं तो दिक्कत नहीं आएगी। केवल रात वाली क्लास नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा पूरा हो गया। हिंदी में भी आपके पास है, तो मैं नहीं समझता मुझे बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाने की आवश्यकता है।